नमस्कार विद्यार्थियों। आज बीए सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के पहले चैप्टर मूल अधिकार के बारे में हम बात करेंगे। आपके सिलेबस में वैसे ये सेकंड यूनिट का चैप्टर है, लेकिन चूँकि ये पहले बन चुका है इसलिए मैं आपको सेकंड यूनिट का पहला चैप्टर पहले करा देता हूँ। इससे पहले मैंने आपसे संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से हुआ, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन सी समितियाँ थी, इनके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज ये मूल अधिकार क्या होता है, इनका हमारे यहाँ कितना ऐतिहासिक विकास हुआ, इनका इतिहास क्या है, मूल अधिकारों की क्या परिभाषा है, क्या अर्थ है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मूल अधिकार नामक ये जो पाठ है, ये चैप्टर, ये टॉपिक है, ये आपके यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम और कंपटीशन दोनों ही दृष्टियों से बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। इसका हम मूल अधिकार क्या है, इनका ऐतिहासिक विकास क्या है, इनकी क्या क्या विशेषताएं होते हैं, भारत के संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या क्या किए गए हैं, क्या भारत के संविधान में इनके बारे में क्या प्रावधान किए गए हैं, इनका अध्ययन अपन करेंगे। भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं, वर्तमान में कितने हैं और उनमें क्या क्या व्याख्या की गई, इसके बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम बात करना चाहेंगे। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, या यूँ कहें कि इनका क्या मीनिंग होता है। तो मूल अधिकार व्यक्ति की मांग होती हैं या दावे होते हैं जो समाज के द्वारा वैधता प्राप्त होते हैं और राज्य द्वारा ये स्वीकृत होते हैं और संरक्षित होते हैं, जिनसे व्यक्ति अपने जीवन का सर्वांगीण विकास कर सकता है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि मूल अधिकार एक व्यक्ति की या व्यक्तियों की ऐसी डिमांड्स हैं, मांग हैं, दावे हैं जो समाज उनको सही मानता है और राज्य द्वारा वो स्वीकृत होती हैं और संरक्षित होती हैं। संरक्षित का मीनिंग यहाँ ये हुआ कि राज्य उनको रक्षा करता है या राज्य उनकी रक्षा करता है। जैसे भारत के रेफरेंस में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत हमारे यहाँ इन मूल अधिकारों को गारंटी प्रदान करी गई है, अर्थात ये सुरक्षित हैं। तो सुरक्षित करने का काम हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का है। ऐसा प्रोविज़न हमारे संविधान में किया गया है। अपन इस परिभाषा को या इसके मीनिंग को दोबारा देखने की कोशिश करते हैं। मूल अधिकार व्यक्ति की वे मांगे हैं या दावे हैं जो समाज द्वारा वैधता प्राप्त होते हैं और राज्य द्वारा स्वीकृत होते हैं एवं राज्य द्वारा ही ये संरक्षित होते हैं, जिनसे व्यक्ति अपने जीवन का सर्वांगीण विकास कर सकता है। इसी मूल अधिकारों के अर्थ और परिभाषा में लास्की नामक विद्वान ने कहा है कि मूल अधिकार एक ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनके अभाव में या इनके बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। अर्थात अधिकार ऐसी सर्कमस्टेंसेज हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसे अवसर हैं, इनके बगैर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता। जैसे कि हमारे भारत के संविधान में आरटीई एक शिक्षा का अनिवार्य अधिकार जो दिया गया है, इसका मतलब यह है कि हमारी यहाँ की सरकारें चाहती हैं कि हर व्यक्ति शिक्षित होकर अपने जीवन का सर्वांगीण विकास कर सके। अर्थात अधिकार व्यक्ति की मांग होती हैं, ये दावे होते हैं, परिस्थितियाँ होती हैं जो समाज के द्वारा वैलिडिटी होती है, अर्थात समाज उनको मानता है, राज्य द्वारा स्वीकृत हैं और संरक्षित हैं, जिससे व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। आप ये डायग्राम अपनी नोटबुक में ऐसे लिख सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद में हम आगे चलते हैं मूल अधिकारों का इतिहास, कि मूल अधिकार किस प्रकार से इस संसार के अंदर, या अधिकारों का इतिहास और विकास किस प्रकार से संसार में धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो मूल अधिकारों के ऐतिहासिक विकास की बात करें तो सबसे पहले हमें ब्रिटेन के अंदर मूल अधिकारों की बात सामने नज़र आती है। सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर 1215 के अंदर वहाँ का एक सम्राट थे जॉन किंग, उनके द्वारा मैग्ना कार्टा नामक एक अधिकार पत्र पारित किया गया। ये अधिकार पत्र सामंतों के दबाव में जॉन किंग ने 1215 में एक अधिकारों का घोषणा पत्र के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे हम अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
और भारत के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जिन अधिकारों की हम आगे चर्चा करेंगे उन्हें भी भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आपके कभी कंपटीशन में या यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में यह आए कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक जो प्रावधान हैं उनको हम मैग्ना कार्टा कह सकते हैं। तो मैग्ना कार्टा 1215 में ब्रिटिश सम्राट जॉन किंग के द्वारा सामंतों के दबाव में, अर्थात सामंतों ने मांग करी अधिकारों की और उस दबाव में आकर वहाँ के सम्राट ने जॉन किंग ने मैग्ना कार्टा एक अधिकारों का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। अब सवाल ये आ जाए मैग्ना कार्टा क्या है, 2 नंबर का सवाल आ सकता है। तो आप इसमें लिखें ब्रिटिश सम्राट जॉन किंग द्वारा 1215 में अधिकारों से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज है। ये लिखित दस्तावेज है और यह अधिकारों का एक घोषणा पत्र है। यह अधिकारों का एक घोषणा पत्र है, लिखित दस्तावेज। चूँकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अर्थात वहाँ का संविधान जो है अलिखित है, लेकिन फिर भी वहाँ अंशतः कुछ चीज़ें लिखी हुई होती हैं, जैसे कि मैग्ना कार्टा अधिकारों का एक घोषणा पत्र है। 1215 के बाद में 1789 में फ्रांस में भी अधिकारों की मांग की गई। उसके बाद में 1791 में अमेरिका के अंदर बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से अमेरिका 1789 में आज़ाद हुआ। उसके 2 वर्ष बाद में ये अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से मूल अधिकारों को जोड़ा गया। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि अमेरिका के जो मूल संविधान था उसमें मूल अधिकारों का उल्लेख नहीं था। पहले 10 संशोधनों में मूल अधिकारों को जोड़ा गया, अर्थात संविधान अमेरिकी जो स्वतंत्रता के 2 साल बाद में बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से अमेरिका में मूल अधिकारों का प्रोविज़न किया गया है। अब हम बात करते हैं भारत के अंदर मूल अधिकारों का क्या इतिहास रहा है, या भारत में किस प्रकार से मूल अधिकारों का विकास हुआ है। आपके कंपटीशन में सवाल आ सकता है कि भारत के अंदर सबसे पहली बार अधिकारों की मांग किसके द्वारा की गई, तो उसका आंसर आएगा बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने 1895 में एक संविधान विधेयक नामक मांग के आधार पर मूल अधिकारों की मांग करी गई थी। उसके बाद में 1917 से 1919 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यानी INC ने भी अधिकारों की मांग की। 1925 में एनी बेसेंट के द्वारा अधिकारों की मांग की गई, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने 1934 और 1935 के भारत शासन अधिनियम में इसे अस्वीकार कर दिया। अर्थात हम यूँ कहें कि 1895 से लेकर के 1935 तक विभिन्न मंचों के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग करी गई, लेकिन ब्रिटिश शासन ने इन मूल अधिकारों की मांग को अस्वीकार कर दिया और अंततः भारत शासन अधिनियम 1935 में इसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद में 1945 के अंदर तेज बहादुर सप्रू ने, आप नाम याद रखें, तेज बहादुर सप्रू ने इनकी मांग दोहराई। जब सब भारत आज़ाद हो गया और संविधान का निर्माण होना शुरू हो गया, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब संविधान सभा ने एक परामर्श समिति का गठन किया और इसी परामर्श समिति के आधार पर आगे चल कर के भारत के संविधान में मूल अधिकारों का प्रोविज़न जोड़ा गया। अब यह सवाल आ सकता है कि भारत के अंदर मूल अधिकारों का प्रोविज़न किसके माध्यम से जोड़ा गया, तो इसका सही आंसर होगा परामर्श समिति के आधार पर जोड़ा गया। और इस परामर्श समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल इस परामर्श समिति के अध्यक्ष थे। आगे चलकर हम इस परामर्श समिति के बारे में चर्चा करेंगे। परामर्श समिति जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसी परामर्श समिति की 2 उप समितियाँ थी। एक समिति थी वो मूल अधिकारों संबंधित थी और दूसरी समिति अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित समिति थी। तो ये जो उप समिति थी, इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर JB कृपलानी। डॉक्टर JB कृपलानी इस मूल अधिकारों की परामर्श समिति जो थी उसकी उप समिति थी। उप समिति में 2 प्रकार के अधिकारों की बात करी गई है, मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार। इस समिति के अर्थात परामर्श समिति की उप समिति के अध्यक्ष हैं JP कृपलानी और परामर्श समिति के अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि भारत के संविधान में
मूल अधिकारों का जो प्रोविज़न किया गया है वो परामर्श समिति के आधार पर किया गया है। भारत में मूल अधिकार का अध्ययन करने से पहले हमें इन मूल अधिकारों की भारतीय संविधान में क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, कि मूल अधिकार कैसे होते हैं, इनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो पहली विशेषता यह है कि मूल अधिकार न्याय योग्य हैं। अर्थात भारत में वर्तमान में 6 मूल अधिकार मिले हुए हैं, पहले 7 थे, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है और उसका उल्लेख भाग 12 में अनुच्छेद 300 के में कर दिया गया है। अब हम आगे चलकर ये पढ़ेंगे कि मूल अधिकार और सामान्य अधिकार अर्थात कानूनी अधिकारों में क्या अंतर होता है, मूल अधिकार और बाकी अन्य अधिकार एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न हैं। कल से हम इनके बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो मूल अधिकारों की पहली विशेषता ये हुई कि मूल अधिकार न्याय योग्य हैं, अर्थात आपके कोई मूल अधिकारों का अगर हनन करता है तो आप उनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हम यूँ कहें कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारे मूल अधिकारों के संरक्षक हैं, गार्जियन हैं। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 जो कि 6वां मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकारों का अधिकार, उसके तहत हमें संरक्षण प्राप्त है। उसमें 5 प्रकार की रिट्स जारी करी जाती हैं। इसी प्रकार से हाई कोर्ट्स के अंदर अनुच्छेद 226 में इन मूल अधिकारों की रक्षा करने की बात कही गई है। मूल अधिकारों की दूसरी विशेषता ये होती है कि ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, अर्थात मूल अधिकार व्यक्ति को मिले हुए हैं और वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, अर्थात इनकी प्रकृति जो होती है, नेचर जो होता है वो होता है नकारात्मक। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो सकारात्मक भी होते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक के साथ साथ सकारात्मक भी है। मूल अधिकार सीमित होते हैं, अर्थात मूल अधिकार लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते हैं। इनके ऊपर संविधान के द्वारा युक्ति युक्त प्रतिबंध का प्रोविज़न किया गया है, अर्थात इनके ऊपर हमें युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हम यूँ कहें कि हमें घूमने का अधिकार मिला हुआ है और हम जहाँ हमारी इच्छा हो वहाँ घूमें, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपको ऐसी कई जगह हो सकती हैं जहाँ घूमने से आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो उसके ऊपर सरकार के द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन वो प्रतिबंध जो होंगे वो रेशनल होंगे या तार्किक होंगे, उनके ऊपर कुछ आधार होने चाहिए। इसके बाद में अपने मूल अधिकारों की अन्य विशेषता में बात करते हैं। मूल अधिकार संशोधन योग्य हैं, अर्थात मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है। अर्थात यूँ कहें कि मूल अधिकार स्थायी नहीं हैं, ये अस्थायी हैं। जैसे कि अनुच्छेद 368 जो कि भारत के संविधान में संशोधन करने की ताकत देता है। इस 368 में संविधान संशोधन 3 तरीके से होता है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष प्लस आद्य राज्यों का बहुमत। तो मूल अधिकारों में अगर हमें संशोधन करना हो तो इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी और मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संसद को अनुच्छेद 368 के तहत दिया गया है। ये भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जैसा कि फॉर एग्जांपल कि मूल अधिकार संशोधन योग्य हैं, इसका एक एग्जांपल है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको निकाल करके, अर्थात मूल अधिकारों की श्रेणी से इसको निकाल करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। 44वां संविधान संशोधन जब हुआ तब भारत में जनता सरकार थी और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। मूल अधिकारों की अन्य विशेषता राष्ट्रीय आपात, अर्थात जब देश के अंदर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगा हुआ हो उस समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 का प्रयोग करता हुआ, अर्थात अनुच्छेद 359 के द्वारा राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी अधिकारों का निलंबन कर सकता है। तो आज हमने मूल अधिकारों की परिभाषा, ये क्या होते हैं, इनका अर्थ क्या होता है, उसके बाद में हमने मूल अधिकारों का ऐतिहासिक विकास,
ऐतिहासिक विकास के बाद में भारत में किस प्रकार से मूल अधिकारों का विकास हुआ या किस समिति के माध्यम से मूल अधिकारों का भारत के संविधान में प्रोविज़न किया गया। इसके बाद में हमने मूल अधिकार की कुछ विशेषताओं की अध्ययन करने की कोशिश करी है। आज के वीडियो में कल इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।